गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चालक की धारिता। यानी किसी भी चालक की यदि हम कैपेसिटेंस निकाले, चालक की धारिता निकाले, तो चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसकी विमा क्या होगी, और किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, ये सारी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो धारिता की हम परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी जो चालक पदार्थ है, कोई भी कंडक्टर ले लें, हम चालक पदार्थ ले लें, तो किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित करने के लिए यदि हम इसको आवेशित करें तो इससे या तो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर इसको हम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा कोई भी चालक आवेशित किया जाता है। उसकी अलग अलग विधियां रहती है, वो पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो किसी भी चालक को आवेश देने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। वो जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रहता है वो क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि हम एक साथ, यदि हमें इसे 10 कूलम आवेश देना है तो एक साथ इसको हम 10 कूलम आवेश दे सकें। उसके लिए हमें एक एक कूलम करके एक सीक्वेंस के थ्रू इसको आवेशित करना पड़ेगा। तो इसी के थ्रू हम धारिता को समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी चालक को हम आवेश दें तो पहले मान लो इसको प्लस क्यू आवेश मिल गया, फिर उसको जब हम लगातार आवेश देंगे तो एक बार आवेशित होने के बाद इसमें जैसे ही नेक्स्ट आवेश आएगा तो जो पहले से मौजूद आवेश है वो इस आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी किसी भी आवेशित चालक में जो पहले से आवेश मौजूद है उसे और अधिक आवेश देने पर जो आने वाला आवेश है वो प्रतिकर्षित होगा उस चालक पे उपस्थित पहले वाले आवेश से। यानी यदि हमें इसे अतिरिक्त आवेश देना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो किसी भी चालक को यदि हम लगातार आवेशित करते हैं तो एक बार शुरुआत में जो आवेश चला जाएगा उसके बाद लगातार जितना भी आवेश जाएगा वो आवेश प्रारंभ में उपस्थित आवेश से प्रतिकर्षित होगा। यानी उस प्रतिकर्षित बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और ये किया गया कार्य है इसके विभव में वृद्धि करता है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी चालक को यदि हम आवेश देंगे तो आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो सिंपल सी चीज आ जाती है। सबसे पहली चीज ये कि किसी चालक को आवेशित करने पर या किसी चालक पदार्थ को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। और यदि इन दोनों की हम तुलना करें तो जितना हम आवेश देंगे उतने ही विभव में वृद्धि होगी। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी हम मान ले किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, कैपिटल क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है वी। किसी चालक को कैपिटल क्यू आवेश देते हैं और उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है? वी। तो इस समानुपाती के चिन्ह को यदि हम हटाएं तो नियतांक काम में लेते हैं सी। और यहां जो सी है ये सी कहलाती है चालक की धारिता। यानी यहां पे सी है कैपेसिटेंस, ये एक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है और इस समानुपातिक नियतांक को ही हम बोलते हैं चालक की धारिता। यानी किसी चालक को आवेशित करने पर या आवेश देने पर दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक काम मिलेंगे सी, तो Q बराबर CV। यहां C क्या है? चालक की धारिता। तो यहां से C का यदि हम फॉर्मूला निकाले तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। यानी आवेश अपॉन विभव क्या है? चालक की धारिता। तो इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? उस चालक की धारिता। यानी किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, क्यों विभव का भाग लग रहा है तो उसमें इकाई वृद्धि करेंगे, एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? उस चालक की धारिता।
अब धारिता को दूसरे तरीके से यदि हम शब्द देखें धारिता, और धारिता का सिंपल सा मतलब होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। यानी किसी चालक की धारिता जितनी ज्यादा है वो चालक उतना ही अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। तो धारिता को दूसरे प्रकार से हम बोल सकते हैं चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कहलाती है उस चालक की धारिता। तो यहां से देखो इसको दो परिभाषाएं आ गई धारिता की। पहली परिभाषा आ गई किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कहलाएगी उस चालक की धारिता। या फिर दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है उसकी धारिता। तो जितना ज्यादा वो आवेश ग्रहण करेगा उतनी उसकी धारिता होगी। अब किसी भी चालक में यदि हम देखें तो धारिता को हम बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते, यानी उसके विभव में हम बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते। एक निश्चित मान तक ही उसे आवेशित कर सकते हैं या एक निश्चित मान तक ही उसके विभव में वृद्धि कर सकते हैं। तो जो धारिता का मान है ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है? ये जो चालक है उसके आकार पर निर्भर करता है। जो धारिता का मान है ये चालक के आकार पे, आकृति पे, इसके अलावा इसके पास उपस्थित अन्य आवेश पर, पास उपस्थित अन्य चालक या फिर आवेश वो भी इसको प्रभावित करता है। और एक माध्यम की उपस्थिति, माध्यम की उपस्थिति, ये चार चीजें हैं जिन पे किसी भी चालक की धारिता निर्भर करती है उस चालक के आकार या आकृति पे। क्योंकि अभी हम देखेंगे फॉर्मूले में जितना आकार बड़ा होगा उस चालक की धारिता उतनी अधिक होगी, यानी उतना ही अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। यदि उसके पास में अन्य आवेश हैं तो वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे आवेश को, इसलिए वो चालक की धारिता को प्रभावित करेंगे। और माध्यम की उपस्थिति पे तो अभी फॉर्मूले में पता चलेगा, जो धारिता का फॉर्मूला आता है वो माध्यम से इफेक्टिव नहीं, माध्यम यदि होगा तो धारिता अधिक होगी, माध्यम नहीं होगा तो धारिता कम होगी। तो ये चार चीजें जिन पे जो धारिता है वो निर्भर करती है। ठीक है, किसी विलगित चालक की हम बात करें, विलगित चालक यानी आइसोलेटेड कंडक्टर, विलगित चालक। तो इस विलगित चालक की जो धारिता है ये आवेश के मान और विभव वृद्धि पे निर्भर नहीं करती। विभव वृद्धि इन दोनों पे निर्भर नहीं करती है किसी विलगित चालक की जो धारिता है। जैसे पृथ्वी की हम माने तो पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया सकता है, या फिर पृथ्वी का जो विभव है वो कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो पृथ्वी का जो विभव है वो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे सकते हैं। तो पृथ्वी क्या एक विलगित चालक आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उसकी जो धारिता है वो आवेश के मान और उसके विभव पे निर्भर नहीं करती। यदि हम एक ग्राफ बनाएं, विभव में और आवेश में, तो देखो आवेश विभव के समानुपाती, यानी कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये थीटा है, और स्ट्रेट लाइन में जो ढाल है वो किसको बताएगी, धारिता को बताएगी, Q अपॉन इधर भी है, तो ये आ जाती है C बराबर Q अपॉन V। ये इसका एक ग्राफ आ जाता है। इसके अलावा इसका मात्रक और विमा यदि हम देखें कि धारिता का मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, धारिता का मात्रक, तो देखो मात्रक की जब भी बात करेंगे हम तो मात्रक इसके फॉर्मूले से आ जाता है C बराबर था Q अपॉन V। आवेश का मात्रक कूलोम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक माना जाता है वो हम या तो लिख सकते हैं कूलोम पर वोल्ट, ये इसका मात्रक माना जाता है, इनको बोल देते हैं फेरेड, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं फेरेड। मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो धारिता का मात्रक है वो क्या काम में लेते हैं, फेरेड ही काम में लेते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलोम प्रति वोल्ट या फिर फेरेड। इसके बाद
एक फेरेड की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कई बार। एक फेरेड की परिभाषा क्या होगी या एक फेरेड को कैसे डिफाइन करें? तो देखो कूलोम C बराबर Q अपॉन V है, यानी यदि Q बराबर हम 1 कूलोम ले लें और V बराबर 1 वोल्ट लें तो C का मान कितना आएगा? 1 कूलोम अपॉन 1 वोल्ट, और कूलोम पर वोल्ट किसके बराबर है? फेरेड के बराबर, यानी इसको क्या कह सकते हैं हम? 1 फेरेड। तो यहां से एक फेरेड को डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलोम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फेरेड के बराबर होगी। या किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश 1 कूलोम हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड कहलाती है। तो ये आप इस फॉर्मूले से आसानी से 1 फेरेड की परिभाषा बना सकते हो, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, 1 फेरेड की परिभाषा होगी। इसकी विमा की बात करें, विमा तो देखो विमा आवेश और इसमें क्या दे रखा है? विभव, तो दोनों की विमा हम देख सकते हैं। आवेश की विमा होती है A1 T1। अब विभव की हम बात करें तो पिछले चैप्टर में देखा विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विभव क्या रहता है? कार्य बटा आवेश। कार्य की विमा जनरली याद रहती है M1L2 T-2, तो आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1। अभी देखिए तो देखो इसको दो भागों में तोड़ लिया विमा को, ऊपर केवल आवेश की विमा रखी है A1 T1 और नीचे हमें विभव की विमा रखनी थी। तो विभव होता है विभव कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कार्य की विमा M1L2 T-2 और आवेश की विमा A1 T1, इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर हो जाएगा A2 T2 और नीचे आ गया M1L2 T-2। या फिर आप पहले इसको नीचे सोल्व करके इसको M1L2 T-3 M-1 जो विभव की विमा होती है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाए तो ये आ जाएगा M-1 हो जाएगा, L केवल नीचे है तो L-2 और T-2 और T+2, T की पावर 4 और A की पावर 2, ये आ जाती है धारिता की विमा M-1 L-2 T4 और तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आप फॉर्मूले से आसानी से विमा भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना है आवेश की विमा, कार्य की विमा और आवेश की विमा। ये डायरेक्ट आप विभव की विमा यहां से निकालना चाहो तो आ जाएगी M1L2 T-3 A-1 विभव की विमा, उसका भाग दोगे तो उससे धारिता की विमा आ जाएगी। इसके अलावा यदि हम देखें तो धारिता के अन्य मात्रक प्रचलित है इसमें। क्यों धारिता है? किसी चालक के लिए धारिता का मान बहुत कम रहता है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे। किसी विलगित चालक के लिए धारिता निकालेंगे तो जो धारिता का मान है वो या तो मिली फेरेड में आता है, मिली फेरेड यानी 10 की पावर -3 फेरेड, या फिर माइक्रो फेरेड में काम में लेंगे 10 की पावर -6 फेरेड, या फिर नैनो फेरेड में काम में लेंगे 10 की पावर -9 फेरेड, या पिको फेरेड भी काम में लेते हैं 10 की पावर -12 फेरेड। तो ये इसके छोटे मात्रक है जो जनरली क्वेश्चन में मिलते हैं। आपको जब भी धारिता आप क्वेश्चन में देखोगे तो फेरेड में नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 फेरेड की हम अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे 1 फेरेड का मान बहुत ज्यादा होता है, या किसी भी वस्तु के ऊपर 1 फेरेड आवेश संभव नहीं है। इसलिए उसको माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पिको फेरेड में काम में लेते हैं। माइक्रो फेरेड मतलब 10 की पावर -6 फेरेड, नैनो फेरेड यानी 10 की पावर -9 फेरेड और पिको फेरेड यानी 10 की पावर -12 फेरेड। तो ये हो गई चालक की धारिता के बारे में सामान्य जानकारी। अब किसी विलगित चालक गोले के लिए हम धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे कि इसका सूत्र कितना आता है। अगला टॉपिक होगा हमारा विलगित चालक गोले की धारिता। चालक गोले की धारिता, देखो विलगित चालक गोले के लिए धारिता निकालनी है, उसमें धारिता का जो फॉर्मूला था अभी Q/V, ये हमें इस्तेमाल करना है। तो मान लेते हैं, माना एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसको +Q आवेश दिया गया है। एक चालक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है,
इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ाई यदि इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके विभव में क्या होगी, वृद्धि। मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश देने पर इस चालक के विभव में v वृद्धि हो जाती है। अब यदि किसी चालक पे आवेश q, उसकी त्रिज्या r हो तो उसका विभव पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, r त्रिज्या के चालक गोले का विभव ये होता है v बराबर k कैपिटल क्यू आवेश से k क्यू अपॉन r, या इसको लिख सकते हैं k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। और ये निर्वात में काम में लेते हैं, निर्वात। तो विभव का मान हो जाएगा इस चालक गोले पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और ये निर्वात में काम में ले रहे हैं। अब यदि हमें इसकी धारिता निकालनी है तो हमें धारिता की परिभाषा लेनी पड़ेगी। यहां पे धारिता की परिभाषा से, और अब यदि C बराबर Q अपॉन V, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और समीकरण 1 से V का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से देखो यहां यदि हम V का मान रखें तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो देखो Q अपॉन Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो C बराबर आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ जाती है किसी विलगित चालक की धारिता। अब देखो यदि इस फॉर्मूले में हम देखें तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तीनों के मान फिक्स होते हैं। पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर -12, तो तीनों नियतांक है। इसका मतलब जो गोलीय चालक की धारिता है वो किस पे निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पे। तो जो गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उस पे उसकी धारिता का मान भी उतना ही अधिक रहेगा, तो उसकी त्रिज्या पे निर्भर। तो ये हमने निर्वात में देख लिया। अब यदि किसी माध्यम में हम बात करें यदि गोला एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में उपस्थित हो, माध्यम में उपस्थित हो, तो देखो माध्यम में जब भी हम धारिता निकालते हैं उसको CM से नोट करते हैं। अब निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट काम में ले रहे थे, तो माध्यम में हम लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन m, यानी मीडियम में विद्युतशीलता इनटू r, त्रिज्या सेम है, तो CM माध्यम में जो धारिता है वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन m इनटू r। और हम जानते हैं कि हम माध्यम में विद्युतशीलता का फॉर्मूला देखिए होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r के बराबर। ये फॉर्मूला पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो एप्सिलॉन m माध्यम में जो विद्युतशीलता है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और पैरावैद्युतांक उस माध्यम का। ये मान यदि हम यहाँ पे रखें तो CM का मान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r CM बराबर, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को आगे ले लेते हैं, ये बन जाएगा एप्सिलॉन r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r किसके बराबर है, निर्वात में जो धारिता थी उसके बराबर, तो CM बराबर, इसको मैं निर्वात के C नोट लिख लेता हूं, C नोट एप्सिलॉन r आ जाता है। यानी माध्यम में धारिता का मान निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाता है। तो धारिता देखो माध्यम में बढ़ती है, नहीं तो विद्युत क्षेत्र माध्यम में ले जाने में कम हो जाता है, विभव भी माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है, लेकिन धारिता का मान माध्यम की उपस्थिति में बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। जो धारिता है वो माध्यम में निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है, जबकि जो विभव और विद्युत क्षेत्र हमने पहले ज्ञात किया था वो माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है।
यहां से यदि हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन करना चाहें माध्यम के पैरावैद्युतांक को, तो आ जाएगा Cm अपॉन C नॉट। यानी किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये किसी भी माध्यम के पैरावैद्युतांक को हम धारिता के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता का अनुपात उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कहलाता है। तो इसके ऊपर बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि पृथ्वी को एक चालक गोला माना जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। यानी सी ऑफ पृथ्वी, पृथ्वी की धारिता पूछी गई है। यदि पृथ्वी को एक चालक गोला माना जाए तो पृथ्वी की यदि हमें धारिता निकालनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा, अभी हमने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या हमें काम में लेनी पड़ेगी। पृथ्वी को चालक गोला मान रहे हैं तो त्रिज्या किसकी लेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे। और ये निर्वात में निकाल रहे हैं, आर पृथ्वी की यदि मैं बात करूं, पृथ्वी की त्रिज्या ये रहती है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में हम लें तो 6.4 × 10⁻6 मीटर आ जाती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखो इस त्रिज्या आर का मान यूज करके इन तीनों को, दोनों को मान हम जानते हैं, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पृथ्वी की धारिता। तो यहां से पृथ्वी की यदि धारिता हम निकालें सी पृथ्वी, देखो इसको आर पृथ्वी को ऊपर ही रहने देते हैं और इसमें इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये था 9 × 10⁻9। तो ये डायरेक्ट हम यहां काम में ले लेंगे, दोनों वैल्यू यहां रखते हैं। तो सी पृथ्वी बराबर आर पृथ्वी का मान हो गया 6.4 × 10⁻6 अपॉन 9 × 10⁻9। इसको लिख सकते हैं 64/9 इंटू, तो ये 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻7 और ये 10 कितना है 9, ऊपर ले जाए कितना बचेगा 10⁻−2 बचेगा। इसे भाग देते हैं, इंटू 10⁻7, ये फेरेड में आ जाता है। देखो इसको यदि हम माइक्रो फेरेड में बदलें, एक पॉइंट इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻², तो 0.711 10⁻4 हो जाएगा। तो इधर लेके आएंगे तो 10⁻6। इसको एक काम करते हैं, इसको 64 × 10⁻5 तो ये बनेगा, और ये 10⁻9 था, तो 64/9 × 10⁻−4 आएगा, 10⁻−2 नहीं आएगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, भाग देने का यहाँ पे 9.11 × 10⁻4, ये इसको 711 × 10⁻5 फेरेड। तो पृथ्वी की जो धारिता है वो लोग आती है 0.711 × 10⁻5 फेरेड के बराबर। इसको यदि माइक्रो फेरेड में हम लिखें तो इधर पॉइंट ले जाना पड़ेगा,
चार 3 पॉइंट इधर, ये सॉरी 3 आ जाएगा, इधर पॉइंट लेके आते हैं तो ये जाएगा 711 इंटू 10⁻⁶ फेरेड आएगा। देखो यहाँ पॉइंट था, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे 10⁻³ फेरेड आता है, इसको इधर लेके जाएंगे 10⁻⁶ फेरेड और ये आ जाएगा 711 माइक्रो फेरेड के बराबर। ये ध्यान रखना, जो पृथ्वी की धारिता निकल के आती है वो आती है 711 माइक्रो फेरेड के बराबर। तो ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना। पहले एक पॉइंट यहां से आप हटाओगे 10⁻5 हो जाएगा, नीचे 10⁻9 है तो 10⁻⁴ आएगा, तो 64 में आप 9 का भाग दोगे 7.11 इंटू 10⁻⁴, इसको पॉइंट को इधर लेके आओगे 10⁻³ हो जाएगा। यदि पॉइंट को इधर लेके जाए तो माइक्रो फेरेड में माना जाएगा 711 माइक्रो फेरेड। तो ये ध्यान रखना है पृथ्वी की जो धारिता है। तो देखो पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 मीटर थी, लेकिन इसकी धारिता आ रही है माइक्रो फेरेड में, यानी पृथ्वी की धारिता बहुत कम है। इसलिए किसी भी व्यवहारिक चालक पे हम बात करें तो धारिता का मान बहुत कम होता है। अब यदि हम एक अगला क्वेश्चन देखें इसमें कि यदि हम एक फेरेड का कोई चालक लें तो उस चालक की त्रिज्या कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। मान लो धारिता का मान पहले से दे दे किसी चालक की 1 फेरेड है और आपसे पूछ ले जाए कि उस चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन हमारी बुक में दे रखा है। देखो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, C बराबर 4πε0 इंटू r। इस बार हमें r का मान निकालना है तो r बराबर C अपॉन 4πε0। C का मान 1 फेरेड और 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं क्या, यानी आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। तो इसको भी 4πε0 r लिखते हैं, 1/4πε0 r होता है 9 × 10⁻⁹ और त्रिज्या मीटर में आ जाएगी। तो देखो 1 फेरेड जिस चालक की धारिता है उसकी त्रिज्या होगी 9 × 10⁻⁹ मीटर। इसकी यदि पृथ्वी की त्रिज्या से तुलना करें तो ये लगभग 1400 गुना अधिक है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में। पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये 1400 गुना अधिक। यानी यदि इतना बड़ा गोला लें तो इसमें आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी चालक की 1 फेरेड धारिता हो तो उस चालक को क्या हम किसी अलमारी में रख सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा नहीं रख सकते, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में 1400 गुना अधिक है, ऐसा संभव नहीं। तो ध्यान रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन देख रहा है त्रिज्या का आ जाए आप डायरेक्टली निकाल सकते। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके दे रखा है, वो पैरावैद्युतांक निकालने के लिए दे रखा है कि निर्वात में किसी चालक की जो धारिता है, निर्वात में C0 उसका मान दे रखा है 2 माइक्रो फेरेड। फिर बोला जाता है कि उस चालक को यदि किसी माध्यम में ले जाया जाए तो उसकी जो धारिता है वो 12 माइक्रो फेरेड हो जाती है, तो उस चालक का या उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कितना होगा ये निकालना है। तो अभी जो हमने सिंपल फॉर्मूला देखा था उसके आधार पर क्वेश्चन है कि चालक का निर्वात में 2 माइक्रो फेरेड है, किसी माध्यम में 12 माइक्रो फेरेड है, तो पैरावैद्युतांक कितना होगा। एप्सिलॉन r बराबर, अभी फॉर्मूला था ε0 Cm/C0, दोनों मान रख दो, 12 माइक्रो फेरेड अपॉन 2 माइक्रो फेरेड, ये आ जाएगा 6। यानी उस चालक का जो पैरावैद्युतांक है वो 6 आता है। पैरावैद्युतांक हम जानते हैं विमाहीन राशि होती है, तो एप्सिलॉन r का मान कितना आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपको किसी निर्वात में धारिता का मान दे दिया जाए, माध्यम में धारिता का मान दे दिया जाए, तो माध्यम अपॉन निर्वात की धारिता, यानी इन दोनों का अनुपात किसके बराबर आएगा, पैरावैद्युतांक के बराबर। एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो वो क्वेश्चन दे रखा है कि 2 चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। हमें 2 चालक दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या अलग अलग है। एक चालक की त्रिज्या मान लेते हैं r1 है और दूसरे चालक की त्रिज्या मान लेते हैं r2। 2 चालक हैं हमारे पास, उन दोनों चालकों की त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन इनको समान आवेश से आवेशित किया गया है, Q और Q से। ये समान आवेश से आवेशित कर देते हैं। इनके विभव का अनुपात हमें दे रखा है, इसको चालक 1 मान लेते हैं, इसको चालक 2 मान लेते हैं। इनके विभव का अनुपात दे रखा है V1 अनुपात V2 बराबर 1:2 दे रखा है। तो पूछा गया है कि इनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा, ये निकाल। यानी 2 चालक दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के चालक जो समान आवेश से आवेशित किए गए।
उन चालक के विभव का अनुपात है 1:2। यदि विभव का अनुपात 1:2 हो तो इनकी धारिताओं का अनुपात कितना है? तो सिंपल फॉर्मूला भी हमने देखा था, C बराबर था Q/V। यहां से यदि हम देखें आवेश को यदि समान कर दें तो C जो आएगा वो समानुपाती आएगा 1/V के। तो C और V एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी C1/C2 बराबर आएगा V2/V1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके अलावा इनके मान भी रख सकते हो, C1 बराबर Q/V1, C2 बराबर Q/V2, C1 में C2 का भाग दे दोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। दूसरा तरीका भी है, एक C1 निकाल लो, दोनों पे आवेश सेम है, C2 निकाल लो Q/V2, दोनों की धारिता आवेश सेम है। जब C1 में C2 का भाग दोगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 ऊपर हो जाएगा, V1 नीचे, तो C1/C2 बराबर क्या आएगा? V2/V1, और V1/V2 1:2 है तो V2/V1 क्या आएगा? 2:1। तो जो इनकी धारिताओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:1, यानी जिसका विभव कम है उसकी धारिता अधिक और जिसका विभव ज्यादा है उसकी धारिता। तो ये धारिता के ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो संधारित्र अवकल पढ़ेंगे। थैंक यू।